हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। जैसा कि आपका दोस्तों पेपर आ रहा है, यूनिट 2 में हमारा जो क्या है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले जैसा कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर हो रहा है, मैंने जितना भी हो सका मैंने सारी यूनिट को डिस्कस किया है। अब मेरे से जितना दोस्तों हो सकेगा थर्मोडायनेमिक में भी मैं आपको हेल्प करूंगा पूरी यूनिट को डिस्कस करने में। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा दोस्तों आप भी मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं हम हीट पंप के बारे में कि हमारा हीट पंप हमारा क्या होता है। इस वीडियो में बात करेंगे हीट पंप के बारे में और रेफ्रिजरेटर के बारे में, फिर आगे यूनिट को डिस्कस करेंगे। ओके, बात करते हैं हीट पंप के बारे में। पहले हीट पंप का हम जान लेते हैं जनरली यूज क्या होता है। अगर आपको यूज समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। अगर देखो किसी भी रूम को, सपोज दैट हमारा ये रूम है, अगर इस रूम को हमें हीट करना है ना, हीट करना है, हीट रखना है, तो हम क्या करते हैं, हीट पंप का यूज करते हैं। अब इसको हीट रखना है तो क्या करेगा, इसको बाहर से हीट तो चाहिए ना, कोल्ड से हीट लेगा, लोअर टेम्परेचर से हीट को क्या करेगा, अपनी तरफ लेगा। अब जब अपनी तरफ लेगा तो ऐसे तो हो नहीं जाएगी, यहाँ का क्या होगा, कोई इंजन वर्क करेगा। जब इंजन वर्क करेगा तो इसको क्या करेगा, हीट को सप्लाई करेगा। और जब हीट सप्लाई करेगा तो हमारा हाई टेम्परेचर क्या होगा, जिस चीज को हमें हीट रखना है वो कंटिन्यू हीट होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो ये वर्क कैसे करता है देखते हैं, ठीक है। एक चीज और जान लो, जो हमारा हीट पंप होता है वो एज ए रिवर्सिबल हीट इंजन होता है। क्या होता है, रिवर्स्ड होता है, रिवर्स हीट इंजन कहलाता है, ठीक है। तो हम हीट पंप को ना एक रिवर्स हीट इंजन भी कह सकते हैं, ठीक है, हीट इंजन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हीट पंप का कैसे वर्क करता है, इसकी सीओपी क्या निकलती है, यही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और यही इसी के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या हीट पंप है, मैंने मान लिया दोस्तों हमारा ये क्या है, एचपीए हीट पंप है। हमारा रिजर्वायर होता है, 2 रिजर्वायर होंगे। एक रिजर्वायर मैंने मान लिया ये हमारा हाई टेम्परेचर है, ये हमारा क्या हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर इसका क्या है T1 है। और एक लो रिजर्वायर है, देखना दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये एक हमारा लो रिजर्वायर है, दिस इज द T2। ये कितना है, लो रिजर्वायर टेम्परेचर है। अब देखो हमें सपोज ये हमारा रूम है, इस रूम को हमें क्या करना है, हीट रखना है प्रॉपर, ठीक है। हमने मान लिया हमारा T1 क्या ग्रेटर है T2 से। ओके, अब क्या करना है, हमें इस रूम को हीट करना है। जब इस रूम को हीट करना है तो ये जो HP है ना, यानी हीट पंप है, क्या करेगा, बाहर से हीट लेगा लो टेम्परेचर से। जब ये लो टेम्परेचर से हीट लेगा तो लो टेम्परेचर से दोस्तों Q2 अमाउंट ऑफ हीट लिया। अब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तो हीट ट्रांसफर नहीं करती, क्या करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ट्रांसफर करती है। अब क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ में क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क डन किया और ये हीट को क्या किया, यहाँ हमने भेज दिया, क्या भेज दिया, Q1। और ये हमारा सपोज दैट रूम है, ये हमारा प्रॉपर हीट होने लगा। ये इसका दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट होता है हीट पंप का। और यही आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इट रिसीव हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर रिजर्वायर सोर्स एंड रिजेक्ट टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, दिस इज कॉल्ड सिंक, ठीक है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी सीओपी कैसे हम निकालेंगे। अब किसी की सीओपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने डिजायर्ड इफेक्ट कितना है, कितना डिजायर्ड इफेक्ट, जैसे कि आपके बुक में है। इसलिए मैं दोस्तों क्वांटम का ही आपका हेल्प कर रहा हूं, क्योंकि आपको क्वांटम ही समझ में आती है एग्जाम टाइम। ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट कितना है और हमारा वर्क इनपुट कितना है। ओके, वर्क इनपुट कितना है। अब डिजायर्ड इफेक्ट हमें कितना मिल रहा है, अगर हम डिजायर्ड इफेक्ट की बात करें तो हमें कितना है, ये हमारा दिस इज Q1, क्योंकि हमारी सीओपी क्या है, Q1 अपन W, तो हमारा Q यहाँ क्या है, Q1 है। और वर्क इनपुट, यानी वर्क इनपुट हम कितना दे रहे हैं, हमने W यहाँ वर्क किया, अब ये Q2 वर्क किया, तो इस तरीके से हमारा कितना हो गया, जो हमारा पूरा W की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, यहाँ Q1 माइनस Q2 तो निकल के आएगी ना, सॉरी Q1 माइनस Q2। तो इस तरीके से हमारा सीओपी यहाँ कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। ये किसका सीओपी है, सीओपी हीट पंप का, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। क्योंकि दोस्तों ये हमारी हॉट बॉडी, हमें हॉट बॉडी करना है, हमारा कितना हीट दे रहा है, Q1 तो दे रहा है ना, तो इसलिए डिजायर्ड इफेक्ट हमारा कितना, Q1। और वर्क इनपुट हमारा कितना हो जाएगा, वर्क हमें क्या कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, तो टोटल वर्क अगर हम देखें कितना हमारा हो रहा है, Q1 माइनस Q2। ये हमारा हो गया हीट पंप का सीओपी। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। अब बात करते हैं हम रेफ्रिजरेटर के बारे में। जो हमारा दोस्तों रेफ्रिजरेटर होता है ना, वो भी एज ही हमारा क्या होता है, हीट पंप ही होता है। क्या होता है, हीट पंप होता है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसी होती है, वो ये भी हमारा क्या एक तरीके का रिवर्स हीट इंजन है, ठीक है। अब देखो
हमें क्या करना होता है, हम रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, जो भी हमारा फ्रिज होता है उसको क्या करते हैं, हम कोल्ड करते हैं। वो भी कोल्ड किस तरीके से होगी, जब इसमें हीट हमारी निकल जाएगी। हीट तो ऐसे निकलेगी नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, एक कुछ लगाना पड़ेगा ना, जो हम लगाते हैं रेफ्रिजरेटर। हमने यहाँ रेफ्रिजरेटर लगाया, अब ये कोल्ड से ट्रांसफर हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वर्क डन करेंगे बड़े। अब हमारी फी क्या होगी, हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में नहीं आया, अब देखो समझ में आएगा। हमने मान लिया 2 रिजर्वायर है, ये हमारा 2 रिजर्वायर है। एक रिजर्वायर हाई टेम्परेचर का है, हमारा हाई टेम्परेचर का है, दिस इज द T1। एक रिजर्वायर हमारा क्या है, लो टेम्परेचर का है, दिस इज द T2। ओके, ये हमारा क्या रेफ्रिजरेटर है, दिस इज द रेफ्रिजरेटर। हमने क्या किया, अब देखो सपोज दैट हमने इस बॉडी को हमें क्या करना है ना, ठंडा करके रखना है। मैंने मान लिया इस बॉडी को हमें ठंडा करके रखना है। अब ये बॉडी क्या है, इस बॉडी को जब हमें ठंडा करके रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हीट लेनी पड़ेगी। मैंने हीट क्या किया, यहाँ से ले लिया, लो भाई ले लिया। अब ये लो टेम्परेचर है, कितना, ये लो टेम्परेचर है, ये हमारा क्या हाई टेम्परेचर है। अब लो टेम्परेचर तो हाई टेम्परेचर तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। इसमें हमने क्या किया, वर्क डन करना किया। जब इस वर्क डन को किया, हमने हीट को क्या किया, निकाल दिया यहाँ से, Q1 हीट अमाउंट ऑफ हमने निकाल दी। तो हमारा क्या हो गया, एज ए रेफ्रिजरेटर ये हमारा क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा रेफ्रिजरेटर हमारा वर्क करता है। अब बात करते हैं इसको COP के बारे में। COP हमारा क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट हमारा कितना है, वर्क इनपुट डिजायर्ड इफेक्ट कितना है हमारा, Q2 है, क्योंकि यही तो हमें करना है ना, इस बॉडी को हमें क्या करना है, ठंडा रखना है। और हमारा क्या हो गया, W हो गया, ठीक है। अब W हमारा कितना निकल के आएगा, दिस इज द Q2, और ये हमारा कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, ये हमारा हो गया COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का। ओके दोस्तों, तो आपको आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि हीट पंप क्या होता है, हमारा रेफ्रिजरेटर क्या होता है। अब आगे हम दोस्तों डिस्कस करेंगे केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट के बारे में, जो हमारा कहलाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थैंक यू। वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसके पहले दोस्तों हमने जो डिस्कस किया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, वर्बली डिस्कस कर लिया था, बहुत ज्यादा डीपली नहीं गए थे। बट हमारा यहाँ क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमारा पूरा चैप्टर एक तरीके से बनाया गया है। इस चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे कि आपको पता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के 2 स्टेटमेंट है, एक हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हमारा आता है, एक हमारा आता है क्लॉसियस स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि केल्विन प्लांक हमारा स्टेटमेंट क्या था, इसके अलावा बात करेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या था, और सेकंड हमारा बात करेंगे कि इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्यों दोनों में इक्विवेलेंस हमारा क्या था, ये चीजें हम बात करेंगे। फर्स्टली दोस्तों बात करते हैं कि हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हमारा जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हमारा यह कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन, कोई भी हमारा हीट इंजन इस तरीके से बनाना इम्पॉसिबल है कि दैट ऑपरेट इन ए साइकिल, जो हमारी पूरी साइकिल चल सके, एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन वर्क, और हमारा वर्क के सिवा कोई भी आउटपुट भी ना दे, एंड एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सिंगल हीट रिजर्वायर, यानी कहने का मतलब एक सिंगल हीट रिजर्वायर से चल सके। जैसा कि आपको पता है 2 हीट रिजर्वायर होते हैं, एक हमारा क्या होता है, सोर्स होता है, सब नंबर T1 मान लिया, एक हमारा क्या होता है, सिंक होता है। ये हमारा हीट इंजन हो गया। ये हीट इंजन क्या कर रहा है कि हमारा सपोज हमने T1 यहाँ से टेम्परेचर लिया, अब हमारा जो हमने T1 सोर्स टेम्परेचर ले रहे हैं, ये क्या करे, पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इन्हीं में क्या आता है कि एक सिंगल रिजर्वायर से इम्पॉसिबल है कोई भी इंजन को बनाना, यही कह रहे हैं। देखो कह रहा है क्या, एक्सचेंज ऑफ हीट विद सिंगल हीट रिजर्वायर, इट इज इम्पॉसिबल है कि हम सिंगल रिजर्वायर से कोई भी सोर्स को, हम सिस्टम को वर्क डन प्रोड्यूस कर सके। तो आपको समझ में आ गया होगा केल्विन प्लांक हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है। इसी स्टेटमेंट में यह भी आता है कि कोई भी हमारा इंजन नहीं है जो 100% एफिशिएंसी दे, कोई भी इंजन, तो ये हमारा हो गया केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ओके, याद रखना है दोस्तों, क्योंकि अभी जब मैं बताऊंगा कि इनका वायलेशन बताऊंगा तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि मैंने यहाँ क्या बताया था, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है कि मैंने हमारा यहाँ जो मकसद है दोस्तों यही है कि इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट को अध्ययन करना, ठीक है। ये तो आप कई बार पढ़े होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि क्लॉसियस स्टेटमेंट में क्या कहा गया था। क्लॉसियस स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट इन ए साइकिल, ऐसी कोई भी डिवाइस को इम्पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना जी ऑपरेट इन ए साइकिल, जो हमारी पूरी साइकिल चल सके, एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम रीजन ऑफ लो टेम्परेचर
अनदर सिस्टम एट ए हायर टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या कर रहा है कि जैसे कि आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर की बात करूं, ये हमारा क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ये हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, ये हमारा क्या रेफ्रिजरेटर है। हमने क्या करते हैं, और हमारा क्या होता है, ये हमारा लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है। ओके, ये हमारा T2 होता है। अब क्या कह रहा है कि क्लॉसियस के स्टेटमेंट कह रहा है कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर इम्पॉसिबल है ट्रांसफर होना हीट का अगर हम कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन ना करें। तो यही है, इसीलिए क्लॉसियस का स्टेटमेंट दोस्तों होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, मोस्टली हीट पंप के लिए, हीट पंप के लिए, और हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए। ओके, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हम यहाँ से क्या करते हैं, हीट लेते हैं। सपोज Q2 अमाउंट हमने हीट लिया, अगर हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को ट्रांसफर करें तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, तब हमारा ये ट्रांसफर होता है Q1। तो यही कह रहा है कि अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन ना करें सपोज दैट, तो हमारा क्या होगा, इम्पॉसिबल है। कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो टेम्परेचर टू अनदर टेम्परेचर एट ए हायर टेम्परेचर, यह हमारा इम्पॉसिबल है, यह हमारा कहलाता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। इसी को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेशन भी कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन के रूप में भी आप दोस्तों कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ में ये नहीं बताया गया था कि हमारा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, और हमारा कोई भी इंजन है वो इफिशियंसी हमारी नहीं दे सकती 100%। ये लिमिटेशन के रूप में आप 2 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों, जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट को दिखाओ, तो आपको किस तरीके से दिखाना है कि दोनों जो हमारे स्टेटमेंट हैं, या हमारा प्लैंक का स्टेटमेंट था, वो जो हमारा क्लॉसियस का स्टेटमेंट था, वो दोनों क्या है, इक्वल है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो उनको इक्वल किस तरीके से हम दिखाएंगे, ये हम बात करते हैं। ठीक है, अगर देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार सिस्टम को दिखाना है कि वायलेट द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। एक बार हम क्या करेंगे, अगर केल्विन प्लैंक हमारा स्टेटमेंट वायलेट कर रहा है क्लॉसियस स्टेटमेंट को, तो हमें क्या दिखाना है कि दोनों हमारा सिस्टम क्या एक तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, फिर हमें सेकंड केस में क्या दिखाया है, वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट को दिखाएंगे हम। ठीक है, अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमें दोनों को क्या करना, दिखाना है, तभी दोस्तों हमें 10 नंबर मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कि वायलेशन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कहने का मतलब, अगर हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, क्लॉसियस हमारा स्टेटमेंट भी वायलेट करेगा। देखो कैसे, आइए देखो देखते हैं। तो फर्स्टली दोस्तों बात करते हैं कि वायलेट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कि हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो किस तरीके से वायलेट करता है। देखो, सपोज दैट हमने क्या किया, एक सोर्स कंसीडर किया, ये हमारा क्या है, हीट सोर्स है, हीट सोर्स है, इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T1 है। अब हीट सोर्स है, एक हमारा क्या होगा, सिंक होगा, ये लो मैंने सिंक दोस्तों कंसीडर कर लिया। ये हमारा क्या है, लो टेम्परेचर का है, लो टेम्परेचर बॉडी है। ये क्या है, सिंक है, इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T2 है। अब आप गौर से देखना, मैंने क्या किया, एक हीट इंजन को कंसीडर किया। ये मैंने क्या किया, एक इंजन को कंसीडर किया, इंजन को कंसीडर किया। क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा टेम्परेचर लेगा इससे, ये हमारा लिया Q1 अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हमारा लेगा, और क्या होगा, ये 100% ये वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने मान लिया 100% वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी जो हमारा W है वो हमारा क्या है, Q1 के बराबर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का ये क्या था, सिंगल रिजर्वायर से कोई भी हमारा सिस्टम नहीं चल सकता, यही हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, मैंने मान लिया। अभी एक हमने कंसिडर किया रेफ्रिजरेटर, ये हमारा क्या रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर का क्या सिस्टम होता है, यहां से क्या किया, Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेगा। अगर कह रहा है, अब हमारा क्या है, अगर हमारा Q2 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, ये लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर से जब ये हायर टेम्परेचर में जाएगा, अगर हम कोई एक्सटर्नल वर्क डन ना करें तो रेफ्रिजरेटर हमारा क्या हो सकता है, हीट हमारा ट्रांसफर नहीं करेगी, हायर टेम्परेचर तक नहीं जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ इस हीट इंजन से जो हमारी आउटपुट निकल रही है ना, वर्क डन निकल रहा है ना, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, यानी हमने W = Q1 भी इसको दे दिया। एक्सटर्नल वर्क डन हो गया ना दोनों सिस्टम पे। जब एक्सटर्नल वर्क डन हो गया तो इस सिस्टम को मैंने मान लिया, जो हमारी हीट अब जा रही है स्पेस हीट सोर्स के लिए, वो हमारा Q1 प्लस का हमारा क्या हो गया, Q2 हो गया, जो हमारी हीट रिजेक्ट कर रही है हायर टेम्परेचर से। ठीक है, यहां तक देखो। अब सपोज दैट मैंने मान लिया हमारा हीट सिस्टम हमारा Q2 एक तरीके से हमारा जा रहा है। अब अगर इस सिस्टम को हम पूरे इस सिस्टम को मैं कंबाइन करूं, ध्यान से देखना दोस्तों, इस सिस्टम को अगर मैं कंबाइन करूं, सपोज दैट मैंने मान लिया हमारा कंबाइन सिस्टम है,
कंबाइन सिस्टम है। जब इस सिस्टम को मैंने कंबाइन किया, ये हमारा क्या है, कंबाइन सिस्टम है। ये लो, मैंने क्या किया, सिस्टम को कंबाइन कर दिया। ये हमारा क्या है, हीट सोर्स था, हीट सोर्स यानी T1 मैक्सिमम टेम्परेचर है, और ये हमारा क्या है, T2 है। ये हमारा क्या लोअर टेम्परेचर है, T2 है। अब देखो, जब इस सिस्टम को मैं कंबाइन कर रहा हूं, हमने यहाँ क्या किया, रेफ्रिजरेटर में कोई एक्सटर्नल वर्क डन किया, यानी वर्क डन हमारा क्या, जीरो है। यहाँ वर्क डन हमारा जीरो है, तो भी हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा हीट है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर कर रही है ना। तो इस तरीके से हमारा वायलेट कर गया ना क्लॉसियस स्टेटमेंट को। हमने यहाँ क्या किया, वायलेट किया केल्विन स्टेटमेंट को, और हमारा वायलेट भी हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, क्लॉसियस का स्टेटमेंट भी वायलेट हो रहा है। कि क्लॉसियस स्टेटमेंट में यही बताया था कि अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करते हैं तो हमारा कोई भी सिस्टम लो हीट से हायर तरफ नहीं ट्रांसफर कर सकता है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, इस तरीके आपको लिखना है और इस तरीके आपको दिखाना है कि वायलेट द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट किस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया, और हमें पता चल गया कि हमारा किस तरीके से दोनों लॉ एक दूसरे को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि वायलेट ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, कि क्लॉसियस स्टेटमेंट में हमारा क्या वायलेट करेगा, उसको भी हम ध्यान से देखते हैं। अब इसमें भी हमने क्या किया, एक हमने क्या किया, सिस्टम को कंसिडर किया। ये हमारा क्या है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, क्या है, हाई टेम्परेचर है। इसका मैंने मान लिया T1 है, ठीक है। ये रिजर्वायर को, एक रिजर्वायर मैंने नीचे कंसिडर किया, ये हमारा क्या है, T2 है। T2 हमारा क्या है, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है। अब हमें क्या दिखाना है, ध्यान से देखना, वायलेट ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। हमें क्या दिखाना है, क्लॉसियस स्टेटमेंट को वायलेट करना है। अगर हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है तो हमारा जो केल्विन का स्टेटमेंट भी है वायलेट होगा। यही हमें दिखाना है इक्विवेलेंस में। देखो हमने क्या किया, एक रेफ्रिजरेटर को हमने कंसिडर किया, ये हमारा क्या, रेफ्रिजरेटर हमने कंसिडर किया, और जो हमने रेफ्रिजरेटर कंसिडर किया, सपोज दैट मैंने क्या किया, ये हमारा Q2 अमाउंट हीट हमारा क्या इसमें से एब्जॉर्ब कर रहा है, और हमारा रिजेक्ट कर रहा है Q1 अमाउंट ऑफ हीट, Q2 अमाउंट ऑफ हीट। बट क्या है, हमने इसमें कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं किया, एक्सटर्नल वर्क डन हमारा जीरो है, ठीक है। अगर ये कंडीशन है, अभी हम क्या, क्लॉसियस स्टेटमेंट को हमने वायलेट कर दिया, वायलेट किया क्योंकि हमें क्या कर रहा है, ये कि हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के लिए। बट हमने क्या, इसको वायलेट किया अभी, तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्लैंक का स्टेटमेंट वायलेट होता है या नहीं, ठीक है। मैंने मान लिया ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, हमने क्या किया, एक इसी में हीट इंजन को भी हमने कंसिडर कर दिया। जब हीट इंजन को मैंने कंसिडर कर दिया तो देखो अब यहां से हमारा क्या है, ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट है, हमने मान लिया ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट जाया, और यहां से हमने क्या किया, ये हमारा जो हमारा हीट ले रहा है, वो हमारा कितना ले रहा है, Q1 ले रहा है, क्योंकि हाई सोर्स है, हीट इंजन द रिसीव हीट Q1, क्योंकि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अब हमारा क्या है, जो हमारा Q1 हीट यहां से ले रहा है, जो हमारा यहाँ वर्क डन हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, Q1 माइनस Q2 होगा, Q1 माइनस Q2 होगा, और ये हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा Q2 है। अब देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस सिस्टम को मैं क्या करूं, पूरा कंबाइन करके देखूं, देखो अब सिस्टम को मैं क्या कर रहा हूं, कंबाइन करके देख रहा हूं। इस सिस्टम को मैंने कंबाइन किया, अब कंबाइन करने के बाद हमें क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो ये हमारा क्या है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, ये क्या है, हाई टेम्परेचर हमारा क्या है, T1 है, और हमारा ये क्या है, लोअर टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर हमारा T2 रिजर्वायर है। अब हम ध्यान से देखें, जो हमारी यहां से अगर ये हीट इंजन की तरीके हमारा वर्क कर रहा है एक सिस्टम, तो हमारा जो हीट हमारे यहाँ से रिसीव हो रही है, हमारी हीट यानी दे रहा है, वो हमारा Q1 माइनस कितना है, Q2 है, और जो हमारा सिस्टम दे रहा है वही हमारा क्या हो रहा है, पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो जा रहा है Q1 माइनस Q2, और हमारा यहाँ ये हीट रिजेक्ट कर रहा है वो हमारा जीरो हो रहा है। तो इस तरीके से वायलेट कर रहा है ना लाको, क्योंकि क्या ये सिंगल रिजर्वायर से देखो चल रहा है ना, हीट हमारा यहीं से ले रहा है, हमें वर्क डन में कर रहा है, इस हीट रिजर्वायर का कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो वायलेट कर गया ना। इस तरीके से हमारा प्लैंक जो हमारा स्टेटमेंट है वो वायलेट कर गया, सॉरी केल्विन हमारा जो प्लैंक स्टेटमेंट है वायलेट कर गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंसी ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप दोस्तों जरूर पूछ सकते हैं। प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आपका बीटेक का एग्जाम हो रहा है थर्ड सेमेस्टर का, उसके हिसाब से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। हम बात करेंगे आज कार्नाट थ्योरम के बारे में।
अभी तक इसके पहले हमने कार्नाट प्रिंसिपल के बारे में, कार्नाट साइकिल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा बेसिक का तो जरूर देख लें। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ कार्नाट थ्योरम के बारे में। जो यहाँ कार्नाट थ्योरम हमारी दो तरीके से कार्नाट थ्योरम कहती है। हमारी पहली कार्नाट थ्योरम क्या है, कहता है कि इफिशियंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज लेस देन द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन ए सेम टेम्परेचर लिमिट। पहले मैं इस लॉ को दोनों को समझा दूं, फिर इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये दोस्तों कैसे आता है। क्या कह रहा है कि अगर हम इफिशियंसी की बात करें इरिवर्सिबल इंजन के केस में, तो वह हमेशा हमारा क्या होगा, ऑलवेज लेस आएगी इफिशियंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन के। अगर उसका टेम्परेचर लिमिट क्या है, सेम है, दोनों का टेम्परेचर लिमिट हमने क्या कर रहा है, सेम रखा हुआ है। तो ये हमारा पहला लॉ कहता है और इसे क्या करना है, हमें प्रूव करना है, ऐसा हमारा एग्जाम में पूछा जाएगा। सेकेंड केस क्या बनता है हमारा कि all reversible engine working between the two constant temperature reservoir have the same efficiency। कहने का मतलब जो भी हमारे रिवर्सिबल इंजन है, अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क करते हैं रिजर्वायर से, तो उनकी जो इफिशियंसी होगी वह सेम होगी। ये दो लॉ हमें कहते हैं और इन्हीं दोनों लॉ को हमें क्या करना है, कार्नाट थ्योरम को क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है, जो एग्जाम में हमारा क्या करेगा, पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे हम एक एक कर को प्रूफ करेंगे। तो दोस्तों पहले मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं कि जब हमारी इफिशियंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज लेस देन इफिशियंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। ओके, पहले हम इसको प्रूव करते हैं। क्या कह रहा है, इरिवर्सिबल इंजन मैंने मान लिया, जो हमारा इरिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी मैंने मान ली इटा भी है। ओके, अब क्या कह रहा है, ये हमेशा हमारी लेस होगी किसके, इफिशियंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन के। ये मतलब मैंने ए से मैंने मान लिया रिवर्सिबल इंजन है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही हमें क्या करना है, दिखाना है। इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से देखते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, वो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। मैंने ई और ए को मैंने माना है रिवर्सिबल, हमारा है रिवर्सिबल इंजन है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने कौन सा किसको मान लिया है। ये हमारा क्या, मैंने मानूंगा रिवर्सिबल इंजन मानूंगा ई ए को, और मैंने मान लिया जो हमारा ई बी है वह क्या है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि हम कैसे दोस्तों इसको प्रूव करेंगे। हमने क्या किया है, जो रिजर्वायर कंसीडर किया हुआ है वो सेम टेम्परेचर का है। ये लो दोस्तों, मैंने बना दिया रिजर्वायर। एक रिजर्वायर T1 है और दूसरा हमारा क्या रिजर्वायर, हमारा क्या है, T2 है। ये हमारा क्या सोर्स है, जिसका टेम्परेचर हमारा T1 है। ये हमारा क्या सिंक है, ये हमारा क्या है, T2 है। ओके, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब देखो क्या किया मैंने, इसके बाद एक मैंने कंसीडर किया रिवर्सिबल इंजन के लिए, ध्यान से दोस्तों समझिएगा, EA, और एक मैंने कंसीडर किया EB। अब ये क्या हायर टेम्परेचर है, दोनों क्या करेंगे, हीट लेंगे इससे। ये भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है सेम रिजर्वायर से, ये भी हमारा क्या रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, ठीक है। जब ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है तो कुछ हीट क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। और सपोज दैट ये वर्क जो कर रहा है वो वर्क कर रहा है WA, W इसका मैंने मान लिया, और ये जो वर्क कर रहा है वह कर रहा है WB। अब यहाँ जो हमारा रिजेक्ट होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, वो कितना होगा, Q माइनस WA होगा, और यहाँ जो हमारा करेगा वह कितना होगा, Q माइनस WB होगा। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये तो हमारी कोई जनरल साइकिल। अब देखो इसको प्रूव करने का तरीका क्या होता है। जैसा कि हमारा कह रहा है कि इफिशियंसी हमारी किसकी है, लेस होती है इरिवर्सिबल इंजन की कंपैरिजन द रिवर्सिबल इंजन की। अगर इसको हम गलत प्रूव कर दें, इस स्टेटमेंट को हम गलत प्रूव कर दें, उल्टा इसका, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो पहला लॉ है वो सही कहता है। कहने का मतलब, अगर हम इफिशियंसी की बात करें, बी को हम ग्रेटर मान लें इफिशियंसी ऑफ द ए के, इसको हम प्रूव कर दें, इस चीज को अगर हम प्रूव कर लेते हैं एज्यूम करके, तो अगर ये गलत प्रूफ हो गया तो समझ लो हमारा ये ला क्या सही कह रहा है, ठीक है। इसको प्रूव करने का दोस्तों यही तरीका होता है, आपको याद रखना है। इसको क्या करना है, जस्ट उल्टा प्रूव करना है। जो भी ला करेगा उसका क्या करना है, उल्टा प्रूव करना है। तो उल्टा प्रूव करेंगे। अब किस तरीके से प्रूव करेंगे, आओ देखते। मैंने दोस्तों अभी एज्यूम कर लिया, क्या किया, एज्यूम किया। तो हम दोस्तों यहाँ एज्यूम क्या करते हैं,
अब हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि जो हमारा इरिवर्सिबल इंजन है ईबी, जो हमारा इरिवर्सिबल इंजन है ईबी हमारा क्या है, मोर इफिशियंट है, क्या है, मोर इफिशियंट है देन किसके, रिवर्सिबल के। ठीक है, अभी मैंने क्या एज्यूम किया है, एक्चुअल में है नहीं, इसको प्रूव करने का तरीका है दोस्तों, मैंने एज्यूम किया। अब देखो अगर इसको एज्यूम किया तो एफिशिएंसी हमारी क्या निकलेगी, WB अपॉन Q इज ग्रेटर देन WA अपॉन Q। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो WB निकलेगा वो हमारा ग्रेटर होगा WA की। ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इजीली समझ में आया होगा। अब हम देखते क्या है आगे, यहां तक दोस्तों समझ में आ गया। अब देखो एक कंडीशन हमारी क्या करी थी, हमें जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये लॉ जो हमारा है वो रॉन्ग हो जाए। इसको प्रूव करने के लिए देखो ये हमारा कैसा था, रिवर्सिबल इंजन था, ये हमारा कैसा है, इरिवर्सिबल इंजन है। रिवर्सिबल इंजन की कंडीशन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल में क्या होता है, हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसका फेज चेंज करते हैं, सब कुछ उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा EA है उसको क्या करते हैं, उसको डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। सपोज दैट मैंने एक दूसरा रिजर्वायर यही दोस्तों मैं बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारा क्या सोर्स है, ये हमारा T1 हमारा सोर्स था। अब ये जो हमारा EA है जिसको मैंने क्या किया है, रिवर्सिबल इंजन, अभी एज ए हीट इंजन के तरीके वर्क कर रहा था, क्योंकि हायर सोर्स से ले रहा है, वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है, और हमारे क्या है जो भी बच रहा है उसे क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको क्या करिए, हमने रिवर्स कर दिया। भाई रिवर्स किस लिए किया, क्योंकि हमारा रिवर्सिबल इंजन है, इसके हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मैंने इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, देखो, और EB को मैंने उसी तरीके रहने दिया। ये हमारा क्या EB है। अब जो वर्क डन इसमें हमें क्या कर रहा था, मिल रहा था, अब इस वर्क डन हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमारी जो हीट है वो हमारी क्या निकलेगी इसमें, Q माइनस W है, क्योंकि क्या रहा है, हम सब कुछ क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, क्योंकि हमारा कैसा है, रिवर्सिबल इंजन है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब देखो यहाँ हमारा कितना मिल रहा है, Q माइनस WB, ये हमारा क्या है, T2 है। अब देखो अभी तक ये हीट इंजन के तरीके वर्क कर रहा था, अब ये जो EA है हमारा कैसे वर्क करेगा, एज ए रेफ्रिजरेटर वर्क करेगा ना, रेफ्रिजरेटर हमारा वर्क करेगा, और हमारा EB क्या है, एक एज ए इंजन के तरीके हमारा वर्क कर रहा है। ध्यान से सोचो समझिएगा, नहीं तो आपको डाउट होगा, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बार बार कह रहा हूं मैं, पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो। अब ये क्या कर रहा है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर तरीके वर्क कर रहा है। रेफ्रिजरेटर की कंडीशन क्या होती है, लोअर टेम्परेचर से, ये हमारा सिंक है, ये हमारा कैसा लोअर टेम्परेचर है। अब ये लोअर टेम्परेचर से लेगा हीट को और क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। बट हमें जो भी वर्क डन मिल रहा था यहाँ, अब हमें क्या करना, वर्क डन इसमें करना पड़ रहा है। ओके, अब देखो हमने क्या किया, इस सिस्टम को अगर हम पूरा कंबाइन कर लें, कंबाइन करने का मतलब क्या है, अगर इस सोर्स को हम चाहे हटाएं, यहां से हमें जो हीट मिल रही है उसको हम डायरेक्ट क्या करें, इस Q को दे दे, ये EB वाले को दे दे, ऐसा कर सकते हैं ना। तो ये हमारा सोर्स किसी जरूरत हुआ, इसका कोई भी जरूरत इसका हमें नहीं पड़ा। और जो हमारा वर्क डन यहाँ मिल रहा था, उस वर्क डन को क्या किया मैंने, इससे कनेक्ट कर दिया। जो वर्क डन मैंने मिल लिया वहां मैंने मान लिया WA हमें मिल रहा है, WA को मैंने सप्लाई किया था। अब इसका अगर हम नेटवर्क डन देखें, दोनों का नेटवर्क डन देखें, क्योंकि Q माइनस WA मिल रहा था और यहाँ में मिल रहा था Q माइनस W। ठीक है, तो अगर हम कंपोजिट सिस्टम विथ ड्रान करते हैं पूरे सिस्टम का, इसको वर्क डन देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, Q माइनस WA माइनस Q माइनस WB, यही है। अब Q, ये Q माइनस WA माइनस Q प्लस QW, यानी कितना बचेगा हमारा, QW माइनस WA, यही तो हमें मिलेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक वर्क डन हमारा हो जाएगा। अब हम अगर ध्यान से देखते हैं तो ये अगर हमें सोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ हमारा सिस्टम डायरेक्ट एक सिंगल रिजर्वायर से चल रहा है। अब देखो अगर हम इसको कनेक्ट करें पूरे सिस्टम को तो क्या हो गया, हमारा एक सिंगल रिजर्वायर हो गया, सिंगल रिजर्वायर हो गया, ये सिंक T2, इस सिस्टम हमारा पूरा सिस्टम कंबाइन हो गया। ये एक सिस्टम से हमारा क्या जा रहा है, इनपुट जा रहा है, QA माइनस WA इनपुट जा रहा है, और हमें एक ही रिजर्वायर से हमें क्या आउटपुट भी मिल जा रहा है। लेकिन जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इस लॉ को क्या करती है, वायलेट करती है,
उसने प्लांक का स्टेटमेंट जब मैंने दोस्तों इसके पहले डिस्कस किया हुआ है, उन्होंने बताया था कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो क्या करे, सिंगल रिजर्वायर से चल सके, सिंगल रिजर्वायर से ऑपरेट हो सके। तो क्या हुआ, ये अगर हम इस लॉ को पूरे सिस्टम को कंबाइन करते हैं तो ये हमारा जो सिस्टम है पूरा क्या करता है, वायलेट करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को, या फिर हम कह सकते हैं परपेचुअल मोशन सेकंड काइंड को। अगर ये वायलेट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हम ले रहे थे सिस्टम को प्रूव कर रहे थे, ये हमारा क्या हो गया, लॉ क्या हो गया, गलत हो गया। कहने का मतलब द इरिवर्सिबल इंजन मोर इफिशियंट देन ए रिवर्सिबल इंजन इज रॉन्ग हो गया कि हमारा जो होता है इरिवर्सिबल इंजन हमारा क्या होता है, मोर इफिशियंट होता है देन कंपैरिजन द रिवर्सिबल इंजन। ये प्रूफ हो गया। अगर ये प्रूफ हो गया तो हमने जो एज्यूम किया था ये तो हमारा क्या हो गया, अभी गलत प्रूफ हो गया, क्योंकि ई भी हमारा मोर इफिशियंट डब्ल्यू नहीं है, क्योंकि हमने करके देख लिया सेकंड लॉ को इस तरह क्या कर रहा है, वायलेट कर दे रहा है। तो हमारा एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि जो हमारा इरिवर्सिबल इंजन है, जो तुम्हारा प्रूफ हो गया कि इरिवर्सिबल इंजन कैन नॉट बी मोर इफिशियंट देन ए रिवर्सिबल इंजन इन ए सिंगल रिजर्वायर। आशा करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर फिर भी दोस्तों आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द टू कांस्टेंट टेम्परेचर रिजर्वायर हैव द सेम एफिशिएंसी। देखते क्या है, इसमें भी क्या कह रहा है कि हमारा जो ईटा ए है, मतलब एफिशिएंसी हमारा ए है और बी है हमारा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आएंगे। अब देखते हैं किस तरीके से हमारा इक्वल प्रूफ होगा। ओके, थैंक यू। कार्नाट सेकंड लॉ के ऊपर है, जो हमारा कहता है कि द इफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लेवल इज द सेम। कहने का मतलब दोस्तों क्या कह रहा है कि इफिशिएंसी हमारी रिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल में सेम टेम्परेचर लेवल पे क्या होती है, इक्वल होती है। ये भाई ईटा ए इक्वल टू ईटा बी। अबे ईटा ए ईटा बी क्या है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले दोस्तों कर्नाटक का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, उसके पहले ऑलरेडी मैंने उसको डिस्कस किया है। अब देखो मैंने क्या किया, एक रिजर्वायर बनाया, ये लो, ये हमारा क्या सोर्स है, ये हमारा क्या सोर्स है, दिस इज द T1, और सेकंड मैंने कंसिडर किया T2, ये हमारा क्या है, T2 है, ये हमारा T2 है। हमारी साइकिल कैसी है, रिवर्सिबल साइकिल है। मैंने दोनों को दो रिवर्सिबल साइकिल कंसिडर कर लिया। एक को मैंने मान लिया HEA और एक को मैंने मान लिया HEB। ओके, अब ये सोर्स है, एज ए हमारे कैसे हीट इंजन के तरीके वर्क कर रहे हैं। मैंने क्या किया, इसमें से हीट ले लिया वो QA1 मैंने मान लिया, और जो ये हीट निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, वो Q2A होगा। ये वर्क डन इसको मिलेगा, वर्क डन यानी दे रहा है ये, यानी WA हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी हमारा क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन है। तो रिवर्सिबल हीट इंजन के तरीके से मैंने क्या किया, इंजन की तरीके वर्क कर रहा है, Q1B हो गया, और क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा प्रोड्यूस करेगा, वो मैंने मान लिया WB है, और ये हमारा क्या है, Q2B है। ये हमारा क्या है, सोर्स है, ये हमारा क्या है, सिंक है। यहां तक आपको ऐसे ही प्रूव करना है। अब देखो इस लॉ को प्रूव करने के लिए दोस्तों मैंने फर्स्ट जब लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था अगर इस तरीके से हमारी कोई भी कंडीशन आती है, प्रूव करना होता है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट प्रूव नहीं करते, इस लॉ को हम क्या करते हैं, उल्टा प्रूव करते हैं। कहने का मतलब हमारी दो कंडीशन है, अगर हम क्या करें, जो ईटा बी है इज ग्रेटर दैन ईटा ए प्रूव करें, अगर ये भी रॉन्ग हो जाए, इसके अलावा ईटा ए ग्रेटर देन इफिशिएंसी एंड बी के कर दें, तो अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी, यानी दोनों लॉ गलत हो जाएंगे, तो ये लॉ हमारा क्या मतलब सही है। इस तरीके से हमें इसको प्रूव करना होता है, यानी इनडायरेक्ट वे में हमें प्रूव करना होता है। यही हमारा इसका मेथड होता है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। देखो अब हमारा कैसा, ये रिवर्सिबल इंजन है, बार बार देखो रिवर्सिबल की कंडीशन है दोस्तों, ये रिवर्सिबल की कंडीशन है। कैसी है, रिवर्सिबल की कंडीशन है, ठीक है। अब ये कैसे हीट इंजन के तरीके हमारे क्या है, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने कंडीशन मैंने मान लिया जो हमारी रिवर्सिबल इंजन की है, मैंने मान लिया जो हमारा ईटा ए है वो हमारा ग्रेटर देन ईटा बी के, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम Q1
और क्यूबी क्यों देखें तो हमारी सेम अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, तो हम इसको Q1 मान सकते हैं। यानी कहने का मतलब Q1A और Q1B इक्वल टू Q1 हो सकता है, क्योंकि सेम सोर्स से हमारी हीट आ रही है। अब देखो, अगर इसका वर्क डन का हम फाइंड करें इफिशियंसी के बारे में, तो कितना हो जाएगा WA एंड Q1A ग्रेटर देन हो जाएगा इफिशियंसी B के और Q1B के। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं जब हमारे ये इक्वल हो गया तो हमारा इफिशियंसी जो WB की होगी वो WB से हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी। यही हमारा है। अब देखो, अगर हम इसको रिवर्स कंडीशन माने, इस साइकिल को मैंने क्या किया, रिवर्स कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, इसको जिसको उसका डायरेक्शन है वो क्या कर सकते हैं हम, हीट चेंज कर सकते हैं। जो हमारा हीट पंप वर्क कर रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस सिस्टम को मैंने चेंज कर दिया। जब मैं चेंज करूंगा तो ये वर्क एज ए रेफ्रिजरेटर वर्क करेगा। देखो कैसे, मैंने क्या किया, एक सोर्स लिया, ये हमारा कितना सोर्स है, दिस इज द T1। अब ये हमारा क्या है, HEB है। देखो दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सिंक था, ये हमारा क्या सिंक है, ये हमारा क्या है, T2 है। अब इस डायरेक्शन को मैंने जब उल्टा किया, देखो अब देखो दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, इस डायरेक्शन को मैंने उल्टा कर दिया। Q1A अब ये कर रहा है और यहां से ये क्या कर रहा है, Q2A ले रहा है। ठीक है, हमारी देखो दोस्तों यही कंडीशन होती है रिवर्स की कंडीशन में। रिवर्सिबल में क्या है, हम फेज को अपने चेंज कर सकते हैं, A to B या B to A चल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें भी चेंज कर दिया। अब ये जो वर्क डन इसको दे रहा था ना, अब इसमें वर्क डन क्या करना पड़ रहा है, मैंने मान लिया भाई लोग को W वर्क डन करना पड़ रहा है, HEA है, क्योंकि हमने क्या किया, साइकिल को डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। और ये हमारा ऐसे ही कनेक्ट है सेम, Q1B, और ये हमारा हो गया Q2B। अब अगर हम ध्यान से देखें, पहले वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अब इस साइकिल को हमें क्या था, हीट चाहिए ना, Q अमाउंट ऑफ हीट चाहिए सेम सोर्स से, क्योंकि Q इक्वल हो रहा है। अगर इस सोर्स को हटा के हम डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम, ये लो भाई, हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। इस सिस्टम को जब हमने कंबाइन किया, इसको मैंने क्या किया, निग्लेक्ट कर दिया। तो हम क्या देखते हैं, और ये जो हमारा QW बाहर जा रहा था ना, इसको मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में मोड़ दिया। लो भाई, ये जो हमारा है ना, इसको मैंने इस डायरेक्शन में मोड़ दिया कि जो हमारी वर्क डन भी हमारे प्रोड्यूस हो रहा था, मैंने इसमें और एक्सटर्नल वर्क डन कर दिया कि हमें यहाँ से भी थोड़ा वर्क डन हमें क्या करेगा, सेफ रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते क्या है, ये हमारा सेकंड लॉ को वायलेट करता है। सेकंड लॉ को वायलेट किस लिए कर रहा है, क्योंकि सेकंड लॉ हमारा कहता है कि प्लांक का कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो सिंगल रिजर्वायर से चल सके। अब ये तो सिंगल रिजर्वायर से चल रही है ना, ये रिजर्वायर मैंने हटा दिया। अब ये देखो, यहां से हीट जा रही है, यहां से निकल रही है, यहां से जा रही है, पूरी इस तरीके से हमारा सिस्टम पूरे से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इफिशियंसी ऑफ ए जो हम कह रहे हैं इफिशियंसी ऑफ बी के, वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया ना, इस तरीके से। इसी तरीके से हमें सिमिलरली इसकी कंडीशन को हमें मान के प्रूव करना है कि जो हमारे ईटा बी है वो हमारी क्या है, ईटा ए की क्या है, रॉन्ग है। अब ये दोनों लॉ हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग प्रूफ हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ईटा इफिशियंसी ऑफ द रिवर्सिबल साइकिल की हमारी क्या होती है, इक्वल होती है एक फेज सेम टेम्परेचर में, लेवल सेम पे। तो ईटा ए इक्वल टू द ईटा बी। तो हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम हीट रिजर्वायर आर द सेम, क्योंकि हमारी क्या इफिशियंसी हमारी क्या हो, सेम है। अब वो वर्किंग सबस्टेंस हमारा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेचर ऑफ वर्किंग सबस्टेंस हम कुछ भी रखें, अगर हमारी साइकिल क्या है, रिवर्सिबल है, तो इफिशियंसी हमारी क्या होगी, दोनों इंजन की सेम होगी। तो दोस्तों, आपको आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और कमेंट करें। डिस्कस द इरिवर्सिबिलिटी ड्यू टू हीट ट्रांसफर थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस एंड फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। कहने का मतलब हम बात करेंगे इरिवर्सिबिलिटी हमारा प्रोसेस होता है किस कंडीशन में, दो कंडीशन हमारी आती हैं। जैसा कि पहले हीट ट्रांसफर थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, अगर हमारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो भी किसकी, फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस में, तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। या फिर हमारा फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है तो भी हमारा प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा कहलाएगा। अब देखो, पहले मैं छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। अगर कोई भी सपोज दैट मैंने मान लिया
ए से बी हमें जाना है, कोई भी सिस्टम है या फिर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फिर कोई भी फेज हमारा चेंज हो रहा है, ए टू बी चेंज हो जाए इजिली से, उसमें सिस्टम पे और सराउंडिंग पे कोई डिफरेंस ना आए, और फिर भी बी से ए रिटर्न हो जाए वापस, तो हमारा ऐसा प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। अगर सपोज दैट ए से बी में तो चेंज हो गया, बट बी से ए में चेंज होने में नहीं चेंज हो सकता, वो प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। सपोज दैट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने फ्रीज से एक बॉटल निकाली, ये मैंने बॉटल निकाली, अब ये बॉटल क्या है, अभी कोल्ड है, ये बट बॉटल हमारी कोल्ड है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। अब ये बॉटल जो हमारी कोल्ड है धीरे धीरे क्या करेगी, इसका लोअर टेम्परेचर, इसका हायर टेम्परेचर है, ये धीरे धीरे टेम्परेचर लेगी, और ये बॉटल भी इस रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाएगी, रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाएगी। अब जब रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाएगी, अब ये बॉटल अगर चाहे कि हम दोबारा इसी कोई भी हमारा फेज चेंज ना हो और कोई भी सराउंडिंग पे इफेक्ट ना हो, सिस्टम पे कोई इफेक्ट ना हो, और दोबारा इसी स्टेज पे वो कोल्ड हो जाए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, अगर हम जब तक एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल हो गया, क्योंकि ये बॉटल जो कोल्ड है वो उसी स्टेज पे नहीं आ पा रही है बिना एक्सटर्नल वर्क डन, है ना। तो यहाँ हमें इस तरीके से इस प्रोसेस को समझना है कि हमारा प्रोसेस फिर कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। तो देखते हैं दोनों कंडीशन में क्या क्या होता है, कैसे इसे हम समझते हैं। पहला हमारा जो है प्रोसेस है हीट ट्रांसफर थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। हम देखेंगे कि हीट हमारा जब ट्रांसफर हो रहा है एक फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस पे, तो इरिवर्सिबिलिटी कैसे हमारी प्रूफ होती है। सपोज दैट देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, एक बॉडी कंसिडर किया, ये टेम्परेचर क्या है, इसका हाई टेम्परेचर है, इसका मैंने मान लिया टेम्परेचर T2 है। एक मैंने सिस्टम कंसिडर किया कोई भी, ये हमारी बॉडी एट हमारी क्या है, ये T2 है, ये हमारा सोर्स है, एक तरीके से हमारी बॉडी है जिसका टेम्परेचर T2 है, सॉरी T2 इसका टेम्परेचर है, अब दिख रहा होगा, और ये क्या है, लोअर टेम्परेचर पे है। अब देखो, और इस साइड में हमारा क्या होगा, इसका सपोज दैट मैंने मान लिया अगर ये बॉडी हमारी कोल्ड है, तो ये इसका क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो हमारा क्या है, इसका टेम्परेचर इसका है ज्यादा है। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे इससे हीट लेगा, इससे क्या करेगा, हीट लेगा। किस तरीके क्या है, सिस्टम है, जब ये धीरे धीरे हीट लेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया एग्जाम्पल बॉटल का, कोल्ड का, कि हमने क्या किया, एक बॉटल को रख दिया, ये हमारी सपोज दैट ठंडी बॉटल है, अब ये क्या है, ये सराउंडिंग है, अब क्या करेगा, धीरे धीरे जो ये कोल्ड हमारा पूरा सिस्टम है, या फिर हमारी कोई भी बॉटल है, इसको सिस्टम हमने कंसिडर किया हुआ है, तो क्या क्या धीरे धीरे इससे हीट ले लेगा, हायर टू लोअर है ना, और धीरे धीरे लेगा, और ये भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब ये गर्म हो जाएगा ना, अभी फिर क्या होगा, इसी रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, यानी T1 जितना हो जाएगा, ये भी हमारा T1 हो जाएगा। इस तरीके से अभी तो हमारा हो गया एक सोर्स की, हमने इस तरह बताया कि फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस हमारा ये होता है ना, फाइनाइट टेम्परेचर हमारा डिफरेंस हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमारा सिस्टम है अगेन उसी स्टेज पे आ पाता है या नहीं आ पाता है। अगर नहीं आ पाता तो हमारा प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, यही हमें दिखाना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अब हम इसी टेम्परेचर को, अपने इनिशियल टेम्परेचर को लाने के लिए मैंने क्या किया, एक रेफ्रिजरेटर को कंसिडर किया। रेफ्रिजरेटर भी इसी तरीके वर्क करता है ना, ये हमारा क्या है, रेफ्रिजरेटर है। ये क्या होगा, एक टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर, जिसे हम कहेंगे सोर्स। ये हमारा क्या है, सोर्स है, ये हमारा T1 टेम्परेचर है, और ये हमारा क्या है, T2 है। ठीक, जो हमारा लोअर टेम्परेचर था बॉडी का है, ये किसका है, बॉडी का है। ठीक है, बॉडी एट द T2। अब हम क्या कह रहे थे, ये हमारा टेम्परेचर क्या था, लोअर था, ये हमारा टेम्परेचर क्या, हायर है। अगर इस टेम्परेचर को, यानी इस बॉडी को हमें क्या करना है, दोबारा ठंडा करना है उसी स्टेज पे, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है। जब तक हम एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करेंगे, जब तक हमारी हीट जो है लोअर से हायर में टेम्परेचर में नहीं होगी ट्रांसफर, जैसा कि सेकंड लॉ कहता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, जो हमारी हीट है मैंने ट्रांसफर कर दिया एक्सटर्नल वर्क के कारण, क्यू हीट हमारी क्या होनी, ट्रांसफर होने लगी यहाँ से। अब यहाँ जो हमारी हीट जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो हमारी हीट जाएगी वो क्यू जा रही है और डब्ल्यू जा रही है, यानी क्यू जा रही है और प्लस डब्ल्यू जा रही है, यही तो जा रही है। ये क्या हो गया, देखो हमारा इनिशियल टेम्परेचर तो गेन कर लिया, बट अगर हमें इसी स्टेज को दोबारा प्राप्त करना है तो क्या पे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्यों, देखो
ये जो हमारा सिस्टम है, हम जब इसको दोबारा इसी सिस्टम को प्राप्त करना चाहते हैं, सपोज दैट हमारा ये T2 अभी गर्म हो गया, अब हम चाह रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर ही फिर से आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें एक्सटर्नल जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो हमारा कितना है, वर्क के फॉर्म में है, हमें वर्क के फॉर्म में मिल रहा है, यानी एक तरीके से एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है। और हमने दिया किसके फॉर्म में था, हीट के फॉर्म में। तो एक दूसरे के ये क्या करेंगे, वायलेट करेंगे ना सेकंड लॉ को। ये सेकंड लॉ को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगर हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस किस तरीके से होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर हमने हीट दिया तो हमें हीट के फॉर्म में मिलना चाहिए, और हीट है और एनर्जी है, क्या है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट ही हमारे कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारा एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है, ये हमें क्या करना है, हीट के फॉर्म में मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है पूरा, कैसा हमारा प्रोसेस हो जाएगा, ये हमारा प्रोसेस कैसे होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमारा जो हीट ट्रांसफर थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारा एक कैसा प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्योंकि यहाँ हम जो भी हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं हमें दोबारा हीट के फॉर्म में नहीं मिल रही, हमारा जो सराउंडिंग से जा रहा है वो हमारा क्या है, एनर्जी के फॉर्म में, हमें चाहिए क्या है, हीट के फॉर्म में चाहिए। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस कैसा हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट होता है, फिर भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के बारे में, कि हमारा जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता है वो भी एक तरीके का हमारा प्रोसेस कैसा होता है। एक्सपेंशन प्रोसेस में हमारा कैसा है, ये भी हमारा क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। अब फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में हम देखते हैं कैसे। सपोज दैट मैंने देखो क्या किया, एक सिस्टम को किया कंसीडर, ये लो मैंने एक सिस्टम को कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसमें क्या है, गैस भरी हुई है, ये पूरी गैस भरी हुई है, ठीक है, ऐसे पूरे में गैस भरी हुई है, पूरे में गैस भरी हुई है, ठीक है। अब हम किसी भी प्रॉपर्टी को कैसे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं, V से और T से दिखाते हैं। और ये वॉल लगी है, डायाफ्राम वॉल लगी हुई है, जिससे मेरा क्या है, कोई भी टेम्परेचर का मतलब चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, पूरी इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड होगा तभी तो कुछ चेंजेस नहीं होगा इसका टेम्परेचर पर, ठीक है। ये क्या है, पूरी इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है, ठीक है, इंसुलेटेड हमारा कंटेनर है। और इसका कंसीडर कैसे, मैंने मान लिया ए है, ये बी है, एक तरीके ये क्या हमारा वैक्यूम में है, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्या करूं, इस वाल को हटा दूं, अगर दोस्तों हाँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूंगा। इसके पहले भी दोस्तों मैंने फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, बट वहां मैंने इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दिया है, इसलिए मैं वीडियो फिर से बना रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने दोस्तों, इस वाल को मैंने हटा दिया, अब ये क्या वैक्यूम है, वैक्यूम कंडीशन में है, ठीक है। अब जब मैं इस वाल को हटा दूंगा तो क्या हो जाएगी, जो गैस है, या फिर मैंने इसको थोड़ा सा खोल दिया तो गैस क्या हो जाएगी, पूरे में एक्सपेंड हो जाएगी। मैंने मान लिया यहां तक पूरे में एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है, ये तो कंडीशन होगी। पूरे में क्या हुआ, गैस से क्या हुआ, पूरे में फैल गई है। अब एक गैस फैल गई है, हमारी कंडीशन कैसी हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है यहां। अब देखो दोस्तों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको नोट भी रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अभी फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है, अब यहाँ हमने हीट का तो कोई चेंज किया नहीं। अगर हम देखें इस प्रोसेस में हमारा चेंजेस क्या रहा है, हीट हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, हीट हमारी जीरो होगी, क्योंकि हमने क्या किया है, वाल को क्या इंसुलेटेड किया है, टेम्परेचर का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हीट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हीट जीरो है, हमने वर्क भी कोई नहीं किया, हमने सीधा क्या किया, वाल को हटाया, हमारी गैस क्या हो गई, इजिली पूरे में एक्सपेंड हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वर्क डन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। नो एक्सटर्नल वर्क डन, हमने वर्क डन भी नहीं किया हुआ। अब देखो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू डी यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो क्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो, क्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, तो हमारा जो डी यू होगा वो भी हमारा कितना होगा, जीरो होगा, जीरो होगा ना। चेंज इन हमारा इंटरनल एनर्जी, ये क्या हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, ये भी हमारा क्या होगी, ये भी हमारी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात हैं इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस के बारे में अपना, ठीक है। अब देखो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इरिवर्सिबिलिटी प्रूव करना है। इरिवर्सिबिलिटी प्रूव करने के लिए
हमने जब वाल को हटाया तो हमारा इसका क्या हो गया, टेम्परेचर सब कुछ चेंज हो गया ना, चेंज हो गया होगा, कंफर्म है। अब क्या करें, हमने एक पिस्टन लगाया इसमें, सिलेंडर पिस्टन लगा के इसको मैंने क्या किया, इसी प्रेशर पे और टेम्परेचर पे और वॉल्यूम पे लाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें सराउंडिंग से एक्सटर्नल वर्क डन किया, एक्सटर्नल वर्क किया। जब एक्सटर्नल वर्क करूंगा तभी तो भाई ये चेंज होगा। अब मैंने इसको चेंज किया तो इतना वॉल्यूम लाने के लिए मैंने यहां तक सिलेंडर को प्रेस कर दिया, ठीक है, इस सिलेंडर को मैंने यहां तक प्रेस कर दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वर्क दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क दे रहे हैं। वर्क हमारा कैसा है, एनर्जी के फॉर्म में। अभी ये देखो ध्यान से दोस्तों सुनना, यही दोस्तों मैंने पॉइंट हमारा यहाँ है, वर्क हमने दिया, ये हमारा क्या एनर्जी के फॉर्म में है। जब ये एनर्जी के फॉर्म में है तो देखो जब ये कंप्रेस किया होगा तो वॉल्यूम इसका चेंज हुआ, मेन टेम्परेचर भी चेंज हुआ, प्रेशर भी चेंज हुआ। अब इस टेम्परेचर को, इस हीट को अब क्या करेगी भाई, इसका टेम्परेचर बढ़ गया ना, अब ये क्या करेगी, हीट को बाहर निकालेगी। जब ये बाहर निकालेगी हीट को तभी तो इतना इसका टेम्परेचर अगेन गेन होगा, तभी तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, रिवर्स अगर हम प्रूव करना है तो इसको हम रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस पूर्ण, अगर हमारा रिवर्स प्रोसेस नहीं आता तो हमारा इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको अगेन इसी स्टेज पे लाने के लिए हमने क्या किया, इसमें एक्सटर्नल वर्क डन किया। क्या किया, एक्सटर्नल वर्क डन किया। अब क्या है, जब यहाँ एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं तो यहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, प्रेशर हमारा जनरेट हो रहा है, हाई प्रेशर हो रहा है, कंप्रेस कर रही है तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, इस हीट को अब ये क्या करेगा, सराउंडिंग में बाहर निकालेगा। लेकिन अब देखो यहाँ हमारा हीट वर्क के फॉर्म में एनर्जी जा रही है और यहाँ जो हमें एनर्जी मिल रही है क्या कर, हीट के फॉर्म में मिल रही है। क्या हमारा ये सेम है, नहीं है ना सेम। अगर हम ये वर्क कर रहे हैं, अगर हमारा चेंजेस ना होता सराउंडिंग पे तब तो हमारा प्रोसेस हो जाता रिवर्सिबल। अब इस तरीके से हमारा फॉर्म कैसे मिल रहा है, वर्क के फॉर्म में दे रहे हैं, हमारा कैसा मिल रहा है, एनर्जी के फॉर्म मिल रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो हमारा प्रोसेस है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है, ये क्या है, एक तरीके से हाईली क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके दोस्तों, हमारा प्रोसेस कैसा है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या लिखना है और जो हमारा फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है उसमें हमें क्या लिखना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा कैसे प्रूफ होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टॉपिक है क्लासेस इनइक्वालिटी। इस वीडियो में बात करेंगे क्लासेस इनइक्वालिटी क्या होती है और जो भी हम डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे पीवी डायग्राम के बारे में, कि पीवी डायग्राम के विद द हेल्प ऑफ से कैसे हम क्लासेस इनइक्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है पहले वो देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि फॉर एनी पॉसिबल साइकिल, कोई ऐसा हमारा पॉसिबल साइकिल है, द साइकिल इंटीग्रल ऑफ एस क्यू, जो हमारा हीट है और टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है, तो इंटीग्रल ऑफ द एस क्यू अपॉन टी, या फिर हम डी क्यू अपॉन से भी डेल्टा क्यू अपॉन टी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इज लेस देन आर इक्वल टू 0। कहने का मतलब साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा क्यू अपॉन टी हमारा क्या होगा, लेस होगा या फिर इक्वल टू होगा 0 के बराबर। यह हमारा क्लासेस इनइक्वालिटी कहता है। अगर हमें पेपर में हमारा पूछा जाएगा दोस्तों 10 नंबर का ये मार्क क्वेश्चन आएगा, पूछेगा क्लासेस इनइक्वालिटी क्या होती है, या फिर हमें कहेगा कि पीवी डायग्राम के द्वारा दिखाओ। तो देखते हैं दोस्तों, इसका प्रूव करते हैं कि हमारी जो भी स्टेटमेंट है, या भी हमारा स्टेटमेंट कैसा है, सही है भी या नहीं है, ठीक है, कि हमारा लेस देन जो हमारा एस क्यू अपॉन डेल क्यू अपॉन टी हमारा आता है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 है भी कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों पहले हमने कंसिडर किया एक पीवी डायग्राम, जनरल पीवी डायग्राम ये था हमारा पी है, दिस इज द प्रेशर एंड वी दिस इज द वॉल्यूम। ओके, एक मैंने साइक्लिक ये कंसिडर किया ग्राफ ऐसे कुछ। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया, दिस इज द एल एम एन एंड ओ। ओके, अब ये हमारा एक क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। अगर मैं देखूं तो एक तरीके का हमारा क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, जनरल साइकिल है। एल और एम को देखूं तो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, बट इस साइकिल को मैंने क्या किया, नंबर ऑफ द पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ दोस्तों ये इस तरीके से बना हुआ, ठीक है, थोड़ा मैं और बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सोच ले कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है। ओके, इस तरीके से क्या है, नंबर ऑफ द साइकिल में ऐसे बटा हुआ है। अगर मैं इसमें ऐसे ऐसे लाइन ड्रा करूं, इस तो हमारा क्या, ये कांस्टेंट लाइन है। कहने का मतलब ये लाइन हमारी क्या होगी, एक तरीके की हमारी रिवर्सिबल लाइन हो गई। कैसी लाइन हो गई, रिवर्सिबल लाइन हो गई। बट ये हमारा क्या शो कर रहा है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये क्या है, एट ए टी हमारा क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। तो हमारा जब ये टी कांस्टेंट है तो हमारा ये क्या है,
अगर हम देखिए एज ए रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है तो हमारा क्यू क्या है, हीट क्या हो रही है, इन हो रही है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इन हो रही है, और हमारा क्या है, हमारा Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है, बाहर जा रही है। इसको हम डेल्टा क्यू से और डेल्टा क्यू से भी दिखा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, इस लॉ को प्रूव करते हैं, देखते हैं हमारा रिवर्सिबल के लिए कौन सा लॉ प्रूव करेगा या फिर इरिवर्सिबल के लिए हमारा लॉ कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, एक मैंने सिर्फ एक साइकिल को मैंने कंसिडर किया, मैंने एल डैश मान लिया और ये ओ डैश मान लिया। ठीक है, एट टेम्परेचर टी पे हमारा क्या हुआ है, Q1 डेल्टा Q1 हीट सप्लाइड हो रही है और ये हीट क्या हमारी रिजेक्ट हो रही है। अगर हम बात करें इसकी इफिशियंसी की, तो इसकी इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी ऑफ द साइकिल क्या होती है, 1 माइनस जो हमारी हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, और अपन हमारी हीट क्या सप्लाइड हो रही है, तो हमारा ये क्या है, Q2 हो जाएगा, एंड हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q1। ठीक है, तो ये हमारी इफिशियंसी हमारी क्या होती है, जनरल हमारी इफिशियंसी निकल के आ गई। ओके, अगर हम बात करें, हम जनरल इफिशियंसी को काउंट करते हैं और हम बात करते हैं कि रिवर्सिबल इफिशियंसी क्या होगी, तो हमारी जो जनरल इफिशियंसी होती है वो हमारी क्या लेस है, किसके, रिवर्सिबल के। ओके, जैसा कि हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है कि इफिशियंसी के जब हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था, तो मैंने बताया था इसके कंपेयर में अगर हमारा सेम साइकिल है तो हमारी इफिशियंसी क्या होगी, लेस होगी रिवर्सिबल साइकिल के। कोई भी हमारा साइकिल अगर हमारा सेम टेम्परेचर रिजर्वायर से वर्क कर रहा है तो ये स्टेटमेंट वहां से निकल के आया। तब हम क्या, अगर इसको कंपेयर करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस Q2 एंड Q1, ये हमारा लेस होगा, इक्वल होगा 1 माइनस डेल्टा Q2 एंड डेल्टा Q1 के। अब आपको याद रखना ये हमारा क्या है, जनरल है, ये हमारा क्या है, एक हमारा रिवर्सिबल साइकिल है। ओके, अगर हम इसको और भी चेंजेस करें, ये माइनस साइन के साथ है, ये हमारा माइनस साइन है, इसको अगर हम और भी सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका डेल्टा Q2 एंड डेल्टा Q, इसको मैंने हटाया तो हमारा क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, मैंने साइन को चेंज कर दिया और यहाँ लिख दिया डेल्टा Q2 एंड डेल्टा Q, ये अभी हमारा क्या है, जनरल है, अब दिस इज द रिवर्सिबल साइकिल। ओके, अब देखो इसके आगे और हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर मैं इस टर्म को चेंज करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें डेल्टा Q एंड डेल्टा Q2। अब ये इसका लिखने का मतलब क्या है, अभी मैं इसको टेम्परेचर के टर्म में शो करने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, क्योंकि हमने कंपोनेंट क्यों क्या करिए, चेंज कर दिया है, तो हमारा क्या होगा, साइन चेंज हुआ, ये हमारा लेस हो गया एंड इक्वल हो गया आ जाएगा किसके, डेल्टा Q एंड डेल्टा Q2 के बराबर। अब हमारी क्या है, ये रिवर्सिबल साइकिल है और हमारा ये क्या है, एक तरीके से हमारा क्या है, ये जनरल साइकिल है। अब देखो दोस्तों, बट अगर हम बात करें, मैंने क्या बताया था, एक रिवर्सिबल साइकिल के लिए होता है, एक हमारा इरिवर्सिबल साइकिल के लिए होता है। तो हम बात करते हैं अभी रिवर्सिबल साइकिल के लिए। रिवर्सिबल साइकिल के लिए अगर हम बात करें तो हमारा क्या होगा, डेल्टा Q एंड डेल्टा Q2, ये हमारा क्या है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए ये क्या हो जाएगा, T से जो मैंने इसको डिनोट किया और मैं इसको T2 से डिनोट किया, जैसे कि मैंने ऑलरेडी शो किया हुआ है कि टेम्परेचर को हम हीट के टर्म में टेम्परेचर को इस तरीके से शो कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ा है, हीट पंप में भी पढ़ा है, रेफ्रिजरेटर में भी पढ़ा है। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि जो हमारा डेल्टा Q है और हमारा जो डेल्टा Q2 है वह क्या हमारा का लेस देन होगा T/T2 से, और ये भी, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, या फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा Q/T लेस देन डेल्टा Q2/T2। तो हम कह सकते हैं इसको कि हमारा कोई भी प्रोसेस के लिए आइदर हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है फॉर साइक्लिक के लिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा वह कितना होगा, डेल Q/T लेस देन होगा साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा Q2 एंड T2 के। ओके, ये हमने बात के लिए जब हमारा साइकिल क्या है, रिवर्सिबल है। ओके, अगर एक कंडीशन जब हमारा क्या था, लेस में चल रहा था। अब नेक्स्ट एक कंडीशन और हम बात करते हैं, जब हमारा साइक्लिक क्या है, रिवर्सिबल तो है बट क्या है, जो हमारी इंटीग्रल साइक्लिक इंटीग्रल क्या है, डेल Q एंड T है, और वो भी किसके बराबर है, T2 के बराबर क्या है, 0 है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ बताया था आपको कि हमारा क्या एक लेस चलेगा, एक हमारा क्या चलेगा, 0 चलेगा। ओके, तो क्या होगा, तो यहां से ये कंडीशन हमारी निकल के आ गई। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये फिर हमारा रिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा अगर इसको टर्म में DS के टर्म में डिनोट करते हैं तो। जैसे साइक्लिक इंटीग्रल के हमारा क्या होता है, Q2 एंड D2
एंड दिस इज द ds। ये हमारा क्या है, विच इज 0 फॉर रिवर्सिबल साइकिल। तो जो हमारा स्टेटमेंट कहता है ना कि लेस देन साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा Q2 एंड t इज लेस देन आर इक्वल टू द 0 इज नोन एज ए क्लॉसियस इनइक्वालिटी। इस तरीके से दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है और दिखाना है कि दोनों की हमारा एक बार में हमारा लेस को दिखाना है, एक हमारा क्या करना है, इक्वल में दिखाना है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया साइक्लिक इनइक्वालिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारे क्लासेस थ्योरम क्या होता है, तो और आपको भी क्लियर होगा कि क्लासेस इनइक्वालिटी और क्लासेस थ्योरम में हमें कैसे क्या लिखेंगे, वो है क्लॉसियस थ्योरम। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लॉसियस थ्योरम क्या होती है। तो पहले बात करते हैं स्टेटमेंट के बारे में, फिर बात करेंगे कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे या फिर कैसे हम इसे दिखाएंगे। तुम्हारी क्लॉसियस थ्योरम क्या कहती है कि क्लॉसियस इंटीग्रल ऑफ del Q upon t for reversible cycle is equal to the 0. This is known as a Clausius theorem. कहने का मतलब कोई भी हमारा साइक्लिक इंटीग्रल है वो हमारा del Q अपॉन t इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा। किसके लिए, फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल के लिए। ये हमारा होती है क्लॉसियस थ्योरम। तुम्हारे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा दोस्तों, पूछा जाएगा क्लॉसियस थ्योरम को क्या करो, डिस्क्राइब करो, या फिर क्या पूछ सकता है व्हाट इज क्लॉसियस थ्योरम एंड एक्सप्लेन विद द पीवी डायग्राम। तो हम देखते हैं पीवी डायग्राम के द्वारा कैसे इसे हम समझते हैं। ये मैंने क्या किया, एक पीवी डायग्राम को ड्रा किया, दिस इज द P एंड दिस इज द V, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ओके, ये हमारा हो गया। हमने क्या किया, एक साइक्लिक पूरा कंसिडर कर लिया, ये लो ऐसे साइक्लिक मैंने कंसिडर कर लिया। ओके, अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको नंबर ऑफ द पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, ऐसे डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमारी लाइन है ना, कौन सी लाइन, ये जो जा रही है ये ऐसी वाली, ये हमारी लाइन कौन होगी, ये क्या होगी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक लाइन है। ओके, कैसी लाइन है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक लाइन है। ओके, और अब मैं लाइन एक ड्रा कर रहा हूं इस तरीके से, दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। ये लो, यहां भी इस तरीके से मैंने ड्रा कर रहा हूं इस तरीके से। ये हमारी लाइन जो है, ये लाइन हमारी कौन सी होगी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल लाइन हो जाएगी हमारी, ठीक है। क्योंकि क्या है, टेम्परेचर हमारा क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। अब देखो, जब ये रिवर्सिबल लाइन है इस क्लोज पूरे साइकिल में, तो हम क्या देखते हैं, जब हमने नंबर ऑफ द स्टेप पे डिवाइड किया, तो इसको मैं नाम भी दे देता हूँ। सपोज दैट मैंने मान लिया A है, ये हमारा क्या है, B है, ये मैंने मान लिया D है, दिस इज C, यानी A B C और D मैंने डिवाइड कर लिया। ये कुछ इस तरीके से दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से है, ऐसे ABCD को मैंने डिवाइड कर लिया। यहाँ मैं नाम दे सकता हूँ, दिस इज द E F, और ये हमारा C है, और उसको मैंने नाम दे दिया G। इस तरीके से नंबर वाइज मैंने नाम दे दिया। अब हम देखते क्या है, अगर मैं बात करूँ तो क्या है, इस टर्म में हमारा हीट जो कांस्टेंट टर्म में जो T1 हमारा हीट, T टेम्परेचर पे T1 पे जो हीट हमारी ऐड होगी, मैंने मान लिया कितना है, Q1 है, और हमारी जो हीट रिजेक्ट हो रही है एट द T2 पे वो कितना है, Q2 है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेम कंडीशन इसमें भी होगी कि हमारी हीट क्या होगी, इन होगी, हीट हमारी क्या होगी, आउट होगी। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मान लिया ये हमारा T3 जा रहा है क्योंकि T2 हो गया, दिस इज द T3, और हमारा जो यहाँ आउट होगा दिस इज द T4। इस तरीके से सीरियल वाइज हमारा ये साइकिल चलता रहेगा। तो हम क्या देखते हैं इसके बाद, क्लॉसियस इनइक्वालिटी थ्योरम में अगर हम देखिए एलिमेंट्री साइकिल A, B, C और D को काउंट करें, किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री साइकिल A, B और C और D को, जैसे कि हमने कंसिडर किया हुआ है। तो हमारा जो एक थ्योरम निकल के आएगी, जो हम अगर कंपेयर करें तो डेल्टा Q अपॉन T1 इक्वल टू डेल्टा Q2 अपॉन T2, ये हमारा हमें मिल जाएगा यहाँ से। ओके, तो देखो अगर हम हीट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्म के साथ जाएगा, और हमारा रिजेक्ट कर रहे हैं तो निगेटिव टर्म के साथ जाएगा। अगर इस दोनों को हम सम करके देखें, फॉर साइक्लिक ABCD की मैं बात कर रहा हूं अभी, तो क्या होगा, डेल्टा Q 1T1 प्लस डेल्टा Q2 एंड T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से सेम हम साइकिल की बात करें, EF की बात करते हैं, C और G की बात करते हैं, यानी किसकी बात करते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल की बात करते हैं, E, F, G और H की, G और H। ओके, तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ देखें, जैसे हमारा सेम Q1 के लिए निकल के आया है, ये क्या होगा, Q3 के निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, T3 पे हमारा क्या है, हाइट ऐड हो रही है, Q3 ये ऐड हो रहा है, और हमारा T4 पे क्या आउट हो रहा है,
Q4 आउट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा Q3 एंड T3 प्लस डेल्टा Q4 एंड T4 इक्वल टू द 0, ठीक है। अगर हम इस इंटायर सर्किल को देखें, पूरे सर्किल को देखें, अगर इस टर्म में मैं आगे भी बात करता जाऊं, तो अगर हम होल पूरे रिवर्सिबल साइकिल की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिवर्सिबल साइकिल की बात करूं, रिवर्सिबल साइकिल की बात करूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरे हीट ऐड हो जाएगी, डेल्टा Q1 एंड T2 प्लस डेल्टा Q2 एंड T2 प्लस डेल्टा Q3 एंड T3 डेल्टा Q4 एंड T4 प्लस डॉट डॉट क्या है, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 आएगा पूरा टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हम इसका पूरी इंटीग्रल, हमें ये क्या है, नंबर ऑफ द क्वांटिटी में हमारा साइकिल में डिवाइड है, तो हम लिख सकते हैं ना इसको साइक्लिक इंटीग्रल डेल Q एंड T इक्वल टू द 0। यही तो हमें प्रूव करना है, यही हमारी कहती है क्या क्लासियस थ्योरम, कि हमारा क्या है कि साइक्लिक इंटीग्रल इंटीग्रल हमारा डेल Q अपॉन T फॉर रिवर्सिबल साइक्लिक की क्या होता है, इक्वल टू द 0। दिस इज नोन एज क्लासियस थ्योरम। तो इस तरीके से दोस्तों हम दिखा सकते हैं कि हमारी क्लासियस थ्योरम क्या कहती है और इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें।